हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि बाल विकास की हमारी सीरीज चल रही थी और आज उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रुचि, यानी कि इंटरेस्ट। अब देखो, हम सबकी अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में रुचि हो सकती है, अलग अलग फिल्म स्टार में हो सकती है, अलग अलग न्यूज़ चैनल में हो सकती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि रुचि ये क्या है। और साथ ही साथ इस टॉपिक के एंड में हम ये भी समझेंगे कि जो हमने अपना प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था अटेंशन, यानी कि अवधान, तो अवधान और रुचि में किस प्रकार का संबंध है उसको भी हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे रुचि का अर्थ और उसके प्रकार, फिर हम देखेंगे बच्चों की रुचि का परीक्षण, फिर हम देखेंगे उनमें उत्पन्न करने की विधियाँ, यानी कि हम रुचि को किस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे इसमें कि अधिगम में रुचि का क्या महत्व होता है, यानी कि जो हमारी लर्निंग होती है उसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी रुचि की, और लास्ट में जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि हम देखेंगे ध्यान और रुचि का संबंध की आखिर ये दोनों टर्म्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जैसे कि रुचि क्या है, देखो रुचि वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पसंद के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि किसी को हो सकता है कि खाना बनाना पसंद हो, है ना, किसी को हो सकता है कि डांस करना पसंद हो, किसी को हो सकता है कि सॉन्ग सिंग करना या कोई भी चीज़ गानी पसंद हो। तो हमारी ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, हमारी रुचि पर। तो जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है, ठीक है, उसमें स्वाभाविक रूप से ही हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। ये तो हमने खुद भी महसूस किया होगा ना कि अगर मान लो कि कोई पर्सन है जिसका जो इंटरेस्ट है वो नए नए कपड़ों में है, तो उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है ना। और ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो बाइक्स में बहुत है, ठीक है, बाइक्स में बहुत है, तो उसका ध्यान ना रोड्स पे चलते हुए भी किस पर रहेगा, बाइक्स पर ही रहेगा, कार पर ही रहेगा कि कौन सी कंपनी की बाइक है, कौन सी नई आने वाली है, क्या इनकी स्पेशलिटी है। तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की तरफ चला जाता है जिसमें हमारी रुचि होती है। अब देखिए, यह हमारे मानसिक अनुभवों से संबंध रखने वाला एक प्रेरक है। मतलब क्या है कि देखो, अगर मुझे कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है तो जो भी चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती है ना, वो मेरे माइंड में, वो मेरे मानसिक अनुभव में ज़्यादा टाइम तक रहेगी। ये तो हमारे साथ कई बार हुआ होगा और हमारे साथ होता भी है। अगर मान लो आपको पास में भी कोई चीज़ पसंद होगी तो वो आज तक आप लोगों को एज इट इज़ याद रही होगी। तो अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस को। जैसे कि मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल क्या कहते हैं, रुचि दिया हुआ अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यानी कि इन्होंने क्या कह दिया, एक तरह से इन्होंने बताया कि रुचि और अवधान को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, यानी कि इंटरेस्ट और अटेंशन को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। एक दूसरे का क्या है, ये क्रियात्मक रूप है। यानी कि जो अटेंशन है ना, वो हमारी रुचि द्वारा क्रियात्मक रूप है। मतलब अगर मुझे किसी चीज़ में रुचि है तो मेरा टेंशन उस चीज़ की तरफ खुद ब खुद चला जाएगा। यही इन्होंने समझाने की कोशिश करी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो के अनुसार जो कि क्या कहते हैं, रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक तरह से हमारे लिए ड्राइव का काम करती है, फोर्स का काम करती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि या तो हम किसी पर्सन की तरफ, किसी वस्तु की तरफ या फिर किसी एक्शन की तरफ, यानी कि क्रिया की तरफ हम क्या करते हैं, अपना ध्यान देने लगते हैं। इसी तरीके से चलते हैं थर्ड डेफिनेशन की तरफ, जो है रॉस के अनुसार। क्या कहा इन्होंने, जो वस्तु हमारे साथ अत्यधिक संबंधित होती है उसके प्रति हमारी रुचि होती है। यानी कि अगर कोई चीज़ है जो मेरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है तो उसके प्रति मुझे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ, मान लो कि आप एक पेट लवर हैं, ठीक है, आप एक पेट में भी मैं कहूँ स्पेशली आप क्या हैं, डॉग लवर हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि डॉग से प्रति जो आपकी इंटरेस्ट है ना वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर मान लो मार्केट में कोई डॉग के से रिलेटेड कोई आइटम आया है, फॉर एग्जांपल उनके फूड से रिलेटेड, उनके प्ले से रिलेटेड कोई भी मटेरियल आया है, तो आपका जो ध्यान है ना वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चला जाएगा। तो ये जो डॉग्स थे ये आपसे संबंधित थे, इसी वजह से इनके सामान पे आपका ध्यान चला गया। ये बताने की कोशिश करी हमें किसने, रॉस साहब ने। तो अब हमें क्या समझ में आया, इन फॉलोइंग डेफिनेशन से हमें कुछ रिजल्ट हमारे सामने आए क्या, कि रुचि क्या है, मनुष्य की एक मानसिक संरचना है, यह जन्मजात हो सकती है और अर्जित हो सकती है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि कुछ इंटरेस्ट हमारे ऐसे होते हैं जो कि बाय बर्थ हमारे अंदर होते हैं, है ना, बाय बर्थ।
हमें किसी को देखकर नहीं आए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम दूसरों को देख के एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो स्पेशली 9th-10th में होता है ना हमारे साथ कि हमारा जो फ्रेंड है, हमारी जो फ्रेंड है वो साइंस साइड लेने की चाह रही है, तो हम भी उसके साथ साथ साइंस ले लेते हैं। ठीक है, एक बार को हमें इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, तो वो क्या हो गई, अर्जित हो गई। अब जैसे कि मान लो कि किसी का जो इंटरेस्ट है वो बॉलीवुड लाइन में चला जाए, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है अर्जित, जो कि हमें बाहर से, एक्वायर्ड, जो कि हमें बाहर से मिला। इसके बाद है कि रुचियों का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। आपने देखा होगा कि आपकी जो रुचियां जो आपकी 10 साल में होंगी वो अभी तो नहीं होंगी, है ना, और जो अभी हैं वो आने वाले 10 सालों में नहीं होंगी। तो यही कहने का मतलब है कि इसका ना विकास होता रहता है, यानी कि हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं वो दिन पर दिन चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एनवायरनमेंट। फिर कहा इन्होंने कि मनुष्य की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। वही चीज़ है, विकास होना, परिवर्तन होना। अगर परिवर्तन हो रहा है तो विकास हो रहा है, और विकास हो रहा है तो परिवर्तन हो रहा है, एक तरह से हम ये चीज़ कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रुचि सीखने में आने वाली समस्याओं को दूर करती है, जिससे थकावट का अनुभव नहीं होता। देखो, अगर मान लो मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, मान लो अगर किसी बच्चे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, ठीक है, तो होगा क्या, उसको आप 4 घंटे 5 घंटे क्रिकेट खिला लो, वो थकेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, वही मान लो कि किसी बच्चे को ना बुक्स रीड करने का बहुत शौक है, तो उसको आप बुक्स रीड करने के लिए वो अपने कोर्स की भी बुक रीड कर लेगा, और लाइब्रेरी जाकर ना एक्स्ट्रा बुक्स भी रीड कर लेगा, वो न्यूज़पेपर भी रीड कर लेगा, और वो थकेगा नहीं। ठीक है, तो यहीं पे ये चीज़ बताई गई है कि रुचि क्या है, रुचि एक ऐसा अगर हम किसी का चीज़ में हमारी रुचि है तो उस कार्य को करने में हमें थकावट का अनुभव नहीं होता। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, हमारी रुचियों का संबंध हमारी आवश्यकताओं, लक्ष्यों तथा इच्छाओं से होता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो इंटरेस्ट होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, हमारी नीड से, हमारे एम से, ठीक है, और हमारी जो होती है इच्छाओं से। इन सब चीज़ों से हमारी जो रुचि होती हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से रुचियों के प्रकार की तरफ, यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 तरह की हो सकती हैं, अभी हमने नाम देखे उनके। जन्मजात हो सकती है, यानी कि जो कि बाय बर्थ हमारे साथ हो, और एक हमारे पास अर्जित रुचियाँ हो सकती हैं, यानी कि जो हमने अपने एनवायरनमेंट से कहीं से ले ली हो। तो यही आपको बताया गया है कि जो रुचि अपने आप ही उत्पन्न होती हैं, जिसका आधार मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियां रहती हैं, उन्हें जन्मजात या नैसर्गिक रुचियां कहते हैं। जैसे खाने में रुचि, ठीक है, संग्रह करने में रुचि, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास जन्मजात होती हैं। अब संग्रह करने का देखो, आप खुद सोच के देखो कि अभी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, आपका डीएलएड का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद जो आपके पास सैलरी आएगी, कहीं ना कहीं आप उसमें से अपना कुछ ना कुछ सेविंग करना शुरू कर दोगे ना। और मान लो अगर आपकी जॉब अभी भी नहीं लगी है, स्टिल आप कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ सेव करने की। तो ये क्या है, आप में किस चीज़ की आदत है, संग्रह करने की। तो ये हमारे अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो कि मनुष्य चाहता है कि अभी जो उसके पास है उसमें से वो थोड़ा बचा के अपने आगे आने वाले फ्यूचर को सेव कर ले। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वातावरण के प्रभाव से या इच्छा द्वारा प्राप्त रुचि अर्जित रुचि कहलाती है। यानी कि जो कि क्या हो गया है, हमारे आसपास की अगर किसी चीज़ ने हमें अफेक्ट करा है, ठीक है, या फिर किसी से कह सकते हैं हम किसी से अफेक्टेड होके अगर हमारी किसी चीज़ में कोई रुचि जागृत हो जाती है तो उसे हम कहते हैं अर्जित रुचि। जैसे पढ़ने, ठीक है, गाने या अभिनय करने की रुचि, ये सब क्या हैं, आपकी अर्जित रुचियाँ। अब हम देखते हैं कि आखिर बच्चों में हम रुचि का परीक्षण किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे बच्चे में पता लगाना हो कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, उनको पता लगाने के विभिन्न विभिन्न प्रकार के रुचि परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब ये टेस्ट किस तरीके से किया जाता है उसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक संबंधित पद सम्मिलित होते हैं, ठीक है, जिसका उत्तर बच्चों को हाँ या ना के रूप में, ठीक है, केवल हाँ या ना के रूप में देना होता है, और उनके द्वारा दिए गए उत्तरों की गणना करके हम क्या करते हैं, बच्चों की विभिन्न रुचियों का पता लगाते हैं। जैसे कि इसमें होता क्या है, एक तरह से हमने क्या कर दिया, एक क्वेश्चनर बना दिया, ठीक है, एक प्रश्नावली बना दी डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड, जिसमें कि डिफरेंट हमारे पद होते हैं। पद यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स, यानी कि अलग अलग फील्ड हो सकते हैं। अब यहाँ पे केवल बच्चे को जो अपना आंसर देना है वो या तो येस या फिर नो, इसके अलावा उसको कोई आंसर नहीं देना। और बच्चे ने कितने येस दिए, कितने नो दिए, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके इंटरेस्ट का पता लगाते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं
आखिर शिक्षा के क्षेत्र में रुचि परीक्षणों का उपयोग, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो हम रुचि परीक्षण हमने किया इस तरीके से, उसका प्रयोग हम किस चीज़ में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्यों करा गया, क्या नीड पड़ी इसकी। तो सबसे पहला है बच्चों की रुचि पता लगाने के लिए, क्योंकि देखो अगर हमें बच्चों की रुचियां पता लग गई ना, यानी कि एक तरह से हमें उन बच्चों का एक इंडिविजुअल डिफरेंस पता लग गया। और अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंस पता लग गया तो उससे क्या होगा, हम उनको स्टडीज़ में हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये रुचियाँ हैं ये बच्चों की स्टडी से डायरेक्टली लिंक करती हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही मुझे रुचि का पता चल जाएगा वैसे ही मुझे बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि उसके इंडिविजुअल डिफरेंस का पता लग जाएगा। और अल्टीमेटली किस में हेल्प करेगा, ये हमें बच्चे की स्टडीज़ में हेल्प करेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक जानकारी के लिए, यानी कि अगर मुझे मान लो बच्चों की एक कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उस चीज़ में हम यूज़ करते हैं। फिर हम यूज़ करते हैं वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो वर्गीकरण वर्ड है ना, ये एक वैसे तो नेगेटिव वर्ड माना जाता है, लेकिन स्टिल हम बच्चों को क्लासीफाई तो करते ही है ना कि भाई ये वाले जो बच्चे हैं गेम्स में अच्छे हैं, ये वाले बच्चे स्टडीज़ में अच्छे हैं, ये वाले बच्चे डांस में अच्छे हैं। लेकिन अगर कभी भी आपके एग्जाम में, स्पेशली आपके CTET या UP TET के एग्जाम में या किसी भी अदर टेट के एग्जाम में अगर वर्गीकरण जैसा शब्द आता है, देखो वर्गीकरण से क्या कर रहे हैं हम, बच्चों को अलग अलग कर रहे हैं। हमें कभी भी बच्चों को एक दूसरे से अलग नहीं करना, कभी भी अपनी क्लास को सेग्रीगेट नहीं करना। तो उस केस में ये क्या माना जाता है, एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है। लेकिन अभी हमें क्योंकि क्लास में बच्चों की स्टडी करनी होती है, हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मुझे बच्चे की पर्सनैलिटी को मापना हो, ठीक है, तो भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे को शैक्षिक निर्देशन देने के लिए। अगर मुझे बच्चे के इंटरेस्ट पता है तभी तो मैं उसको निर्देश दे पाऊंगी, तभी तो मैं उसको गाइड कर पाऊंगी कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए वो। और इसी तरीके से व्यावसायिक निर्देशन, तो शैक्षिक निर्देशन और उसके बाद हम व्यवसाय का निर्देशन भी उसी बेसिस पे देंगे जिस केस में बच्चे का इंटरेस्ट होता है। अब हम देखते हैं कि छात्रों की एक बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि जो बच्चों की रुचियाँ होती हैं वो आयु के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, अनुभव और आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तित होती रहती हैं। ये तो आप लोगों ने अपने अंदर भी महसूस किया होगा कि जब आप छोटे थे तो आपकी जो रुचियाँ थी, आपके जो इंटरेस्ट थे वो कुछ अलग थे और आज के टाइम में आपका जो इंटरेस्ट है अलग है। क्यों? क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी हैं, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल चुका है, आपकी आज के टाइम में नीड्स भी चेंज हो चुकी हैं। इसीलिए क्या हुआ कि आपके इंटरेस्ट भी चेंज होते चले गए। अब हम देखते हैं कि बच्चे में रुचि उत्पन्न, ठीक है, करने की क्या विधियां हो सकती हैं और क्या उनका अधिगम में महत्व होता है। चलिए, तो जैसे कि अब हमें क्या करना है, कोई भी विषय पढ़ाते समय बालकों के दृष्टिकोण से परिचित होना आवश्यक है। देखो अब अगर हमें यहाँ पे इसकी महत्व की बात हो रही है क्या, कि अगर हमें बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बालकों के दृष्टिकोण से हमें बालकों का दृष्टिकोण उस सब्जेक्ट के प्रति, उस टॉपिक के प्रति पता होना चाहिए। इसीलिए ठीक है, हमें क्या करना है, बच्चों में रुचियां उत्पन्न करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जिसमें बताया गया है कि बच्चों की कठिनाई का हम निवारण कर सकते हैं। ठीक है, सरलता से करने का प्रयत्न करें। मतलब अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि हम आसानी से उसको सॉल्व कर दें। उसको ऐसा ना लगे कि अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। मतलब जैसे एक होता है ना कि आपने देखा होगा ना कि जब बड़े बड़े डांस शो आते हैं, रियलिटी शोज आते हैं, उसमें जो डांसर्स होते हैं वो इतना ग्रेसफुली डांस करते हैं, हमें लगता है अरे ये तो कितना ईजी है, कितना अच्छे से डांस ख़त्म कर दिया। तो वही चीज़ हमें अपने क्लासरूम में भी अप्लाई करनी है कि अगर बच्चे ने कोई हमसे प्रॉब्लम पूछी है तो उसको इतना ईजी तरीके से आप समझा दो कि वो प्रॉब्लम ना उसको बड़ी ही ना लगे। ठीक है, यहीं पे ये चीज़ बताई गई है। फिर ध्यान व रुचि केंद्रित ना होने पर किसी अन्य मनोरंजन द्वारा, खेल द्वारा ध्यान आकर्षित करें। मतलब अगर आपको लगता है कि बच्चे का ध्यान, बच्चे का इंटरेस्ट, ठीक है, स्टडीज़ में नहीं लग रहा है, किसी टॉपिक पर नहीं लग रहा है, तो क्या करो, उसको ना उस पढ़ाई को खेल बना दो। ठीक है, उसको एक तरह से एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दो ताकि बच्चे का ध्यान उसमें लग सके। जहाँ तक संभव हो विषय पढ़ाते समय स्थूल दृश्य, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसके बाद है हमें शिक्षण विधियों को बहुत ध्यान से प्रयोग करना है, कौन सी क्लास के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें ध्यान में रखते हुए, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, खेल विधि को इंक्लूड कर सकते हैं, कार्य विधि को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, समस्या समाधान विधि को इंक्लूड कर सकते हैं। और युवकों के लिए, यानी कि जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हमें जनरली व्याख्यान विधि, तर्क और वाद विवाद, यानी कि जो हमारे डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं, जो हमारे स्पीच होते
होती है उन सब विधियों को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक पाठ का प्रयोजन होना चाहिए। जब बच्चे पाठ की उपयोगिता समझ जाते हैं तब वे अपनी इच्छा से कार्य करने में तत्पर हो जाते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि जो भी हम टॉपिक बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं ना, उसका एम बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए कि अच्छा अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ लूँगा तो मेरे को ना ये चीज़ मैं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में। तो अगर ऐसा हो गया ना कि हमने बच्चे के उस टॉपिक को बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट करना शुरू कर दिया तो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें खुद ही उत्पन्न हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप एक अध्यापक की सफलता का मतलब क्या है। एक अध्यापक की सफलता का मतलब ये नहीं है कि वही बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर ले आए, ठीक है, या फिर मतलब बच्चे आपकी क्लास में शांति से बैठे हुए हैं, आपको ध्यान से सुन रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके सामने नहीं बोल रहे हैं तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, देखो रुचि बच्चे की अध्यापक की सफलता का मतलब क्या है कि बच्चे की रुचि है ना उस सब्जेक्ट में अगर पैदा हो जाए तो मान लीजिए कि जो अध्यापक है उसका पढ़ाना सफल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना है कि बच्चों को ना जो बुक्स में इंफॉर्मेशन है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ ना नई नई चीज़ों की जानकारी भी देनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं आज कोई साइंस का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या आज मैं कोई एसएसटी का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं अगर एसएसटी का टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उसके साथ जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है मैं उसको भी, ठीक है, यानी कि जो भी जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं उसको भी साथ ही साथ ना बच्चों को बताती चलूँ, अपने आसपास की चीज़ों से परिचित करवाती चलूँ ताकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बनता रहे। इसके बाद है रुचि के महत्व के साथ साथ उनको विगत अनुभवों का प्रसंग देना चाहिए। यानी कि हम जब उनको पढ़ा रहे हैं ना तो बहुत सारे एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करनी चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस हमारे खुद के भी हो सकते हैं या फिर और लोगों के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जब हमारे कोई महान विद्वान मान लीजिए कोई स्पीच दे रहे हैं और उन्होंने अपना कोई अनुभव वहाँ पे शेयर किया हो तो हम वो जो उनका एक्सपीरियंस है ना वो क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं ताकि क्या हो, बच्चे का उसमें इंटरेस्ट बना रहे। फिर कठिन और नीरस विषय को भी सरल रुचिकर बनाकर, ये तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि हमें ना बच्चों के सामने किसी भी प्रॉब्लम को इतना अच्छे से पेश करना है, इतना ग्रेसफुली बच्चे को एक्सप्लेन करना है कि वो प्रॉब्लम बच्चे को प्रॉब्लम लगे ही ना, वही चीज़ हमें करनी है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है बच्चों का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि केवल टीचर ही बोल रहा है और बच्चे सुनते जा रहे हैं, नहीं, बच्चों का भी उसमें पूरा पूरा रोल होना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को भ्रमण पर ले जा सकते हैं, यानी कि जो हमारे एक्सकर्जन्स होते हैं, जो हमारी फील्ड ट्रिप्स होती हैं उन पे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रुचिकर कार्य कराने हैं उनकी आयु के अनुसार, यानी कि जिस भी क्लास का बच्चा है, जिस भी एज का बच्चा है उसी के अकॉर्डिंग उसे एक्टिविटीज़ भी देनी है। फिर हमें क्या करना है, बच्चे को पूर्ण आराम भी देना है। ऐसा नहीं है कि लगातार हम उसको क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए हमें टाइम टेबल ध्यान से बनाना है, जो समय सारणी ध्यान से बनानी है। तो कोशिश करिए कि उसमें आप जनरली छोटे बच्चों के लिए 2 ब्रेक रखें। ठीक है, एक आप छोटा सा स्नैक ब्रेक या फ्रूट ब्रेक रख सकते हैं और एक आप उनका प्रॉपर मील जिसे हम कहते हैं लंच, वो ब्रेक रख सकते हैं ताकि बच्चों को आराम मिले। इसी के साथ ही साथ हम उनके कुछ गेम्स पीरियड, म्यूज़िकल पीरियड, मतलब जो उन्हें एक तरह से रिफ़्रेश कर सके, वो सब हमें इंक्लूड करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, समय समय पर उन्हें पुरस्कार देने हैं और प्रमाण पत्र द्वारा भी प्रोत्साहित करना है। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि स्कूल में एनुअल फंक्शन के टाइम पे, ठीक है, जो हमारे टॉपर्स होते थे या जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते थे जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है पूरे स्कूल में, उनको प्राइज़ दिया जाता था ताकि जो और बच्चे हैं वो भी उनसे प्रेरित हों और वो भी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें। नेक्स्ट है फिर कि शिक्षक को स्वयं उत्साहित और फुर्तीला होना चाहिए। वही चीज़ के एकदम एक्टिव तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है, पूरा इंटरेस्ट लेके, पूरा ध्यान उसमें लगाकर। ऐसा नहीं कि बस हम आए, हमने रीडिंग करानी शुरू कर दी, क्लास में बोलना शुरू कर दिया, अब मन मन में बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, चलो ठीक है हो रहा है, ये सब नहीं। मतलब एक्साइटमेंट हमें भी, बच्चों को तभी तो लगेगा कि अच्छा सामने वाला बंदा भी इतना एक्साइट है, इतना अच्छे से पढ़ा रहा है, तो हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर इंक्लूड करनी है। अब हमें क्या करना है कि बच्चों के प्रति जो कठोर और दंडनीय, ठीक है, हमें ना बच्चों के लिए कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, और जो हमारे पहले के टाइम में स्पेशली आपने देखा होगा कि टीचर्स पिटाई करते थे बच्चों की, वो सब हमें नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, उसकी जगह पर प्रेम और सहानुभूति से, यानी कि सिंपैथी से, लव से बच्चों के साथ काम लेना है और उन्हें कॉपरेशन भी देना है। मतलब अगर बच्चे को कहीं पे दिक्कत आ रही है तो पूरा पूरा उसके साथ कॉपरेट करिए। ठीक है, अगर उसको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो कोशिश करिए कि दूसरे मेथड से आप उसे समझाने की कोशिश करें। ठीक है, तो अलग अलग विधियाँ
क्लास में जितना हम क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तभी बच्चा की जो इंटरेस्ट है, तभी जो बच्चे की रुचि हम किसी सब्जेक्ट में पैदा करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि अटेंशन में और इंटरेस्ट में क्या संबंध है। देखो, दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है, ये तो हमें समझ में ही आ चुका है कि अगर किसी चीज़ में रुचि है ना, तो उसमें अटेंशन तो हमारा ऑटोमेटिकली खुद ही खुद जनरेट हो जाएगा। किसी को ना तो हमें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ना हमें किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत है। तो जिस भी चीज़ में रुचि होती है हमारी, उस चीज़ में हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली केंद्रित हो जाता है, और जिस वस्तु में हम ध्यान लेने लगते हैं उस वस्तु में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है। मतलब मान लो अगर मैंने आज किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं टाइम जाते 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 उसमें मेरी जो रुचि है ना, वो उत्पन्न होती चली जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब हम चलते हैं कि जैसे कि मैकडूगल के अनुसार यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है कि रुचि क्या है, हमारे पास गुप्त ध्यान है और ध्यान सक्रिय रुचि है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने हमें क्या बता दिया कि ये एक ही सिक्के के ना दो पहलू हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यही चीज़ बताई गई है कि ध्यान और रुचि के संबंध, तीन प्रमुख मत यहाँ पे प्रचलित हैं। क्या कि ध्यान रुचि पर आधारित है, रुचि ध्यान पर आधारित है, यानी कि दोनों में सह संबंध है और दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो ये था इन दोनों का कनेक्शन। तो आई होप आपको ये जो रुचि का टॉपिक है पूरा समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस क्लास की PDF भी आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएगी। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्लेलिस्ट पर पहुंचने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक डायरेक्टली आपको दे दिए गए हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।